Assalamualaikum everyone, welcome back to Learning Program channel. So students, today lecture is about the psychoanalysis and the founder of psychoanalysis is the Sigmund Freud. फ्राइड का आपने नाम बहुत ही फेमस साइकोलॉजी की फील्ड में सुना होगा स्टूडेंट्स. सो आज हम फ्राइड के पर्सपेक्टिव्स देखते हैं कि कौन सा पर्सपेक्टिव ये शो ऑन करते हैं. सो स्टूडेंट्स, आपने पसंद नहीं होना साइको एनालिसिस एंड साइको डायनामिक पर्सपेक्टिव. साइको डायनामिक पर्सपेक्टिव की डिफरेंट डायनामिक्स हैं, लाइक द फ्राइड साइको एनालिसिस थ्योरी एंड जंग साइको एनालिटिक थ्योरी एंड एडलर इंडिविजुअल थ्योरी एंड किरण हॉर्न इंडिविजुअल थ्योरी. बट साइको एनालिसिस जो हैं उनके फाउंडर हमारे पास सिगमंड फ्राइड आते हैं स्टूडेंट्स. एंड इसके अदर जो उनसे साइको एनालिसिस के हमारे पास पर्सपेक्टिव्स आएंगे या इसके फाउंडर्स आएंगे, ये जिसका कह लें आपके आगे जाके साइको एनालिसिस पे किन पर्सन्स ने काम किया वो हमारे पास आते हैं, कार्ल जंग एंड एडलर एंड किरण हॉर्न ने. सो स्टूडेंट्स, अगर आपके पास साइको एनालिसिस पे नोट आता है तो आपने सिगमंड फ्राइड पे ही नोट लिखना है. अगर आपके पास क्वेश्चन अलग से आएगा अगर कार्ल जंग का होगा या किरण हॉर्न या एडलर का होगा. सो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं. हम अपना टाइम वेस्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि रिमेनिंग स्कूल ऑफ थॉट हम इकट्ठे से लर्न कर सकें. और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, आई थिंक सो आपको ये वीडियो बहुत पसंद आने वाली है क्योंकि हमने इसको एवरीडे लाइफ से प्रिपेयर किया है. सो स्टूडेंट्स, इसे लाइक एंड शेयर जरूर. साइको एनालिसिस, जैसे कि मैं स्टूडेंट्स बता चुकी हूँ कि साइको डायनामिक पर्सपेक्टिव का हमारे पास एक डायनामिक है साइको एनालिसिस. साइको एनालिसिस आपकी इतना इम्पोर्टेंट है जितना साइकोलॉजी में आपके लिए स्टडी के साथ साथ सांस लेना इम्पोर्टेंट है. इस तरह साइको एनालिसिस आप अपने सांस के साथ जोड़ लें कि आपकी साइको एनालिसिस अगर आपको नहीं आता तो इट्स मीन कि आपको साइकोलॉजी नहीं आती. और इतनी ईजी है स्टूडेंट साइको एनालिसिस कि आप इस पे अप्लाई भी कर सकते हैं अपनी एवरीडे लाइफ को. आपकी हर छोटी छोटी जो सी लाइफ की इवेंट्स हैं जो उनसे आप डेली लाइफ में एक्टिविटीज़ करते हैं, आप उसे साइको एनालिसिस के थ्रू देख सकते हैं. और सेकेंडली बात स्टूडेंट्स, मैं अपने स्टूडेंट्स को एनालिसिस का बताती हूँ, वे एक्चुअली साइको एनालिसिस ही हैं कि हमने अपने आप को कैसे एनालिसिस करना है, हमने अपने आप को कैसे जानना है. तो सिगमंड फ्राइड ने इस पे काम किया साइको एनालिसिस पे. सो स्टूडेंट्स, आप सब स्कूल ऑफ थॉट पढ़ रहे हैं, किसी एक स्कूल ऑफ थॉट पे डिटरमाइन कर लें अपने माइंड को, अपने आप को पाँव वहीं पे खड़े कर लें कि मैंने इस पर्सपेक्टिव पे ही खड़े होके काम करना है अपने तमाम क्लिनिकल पिक्चर्स लेके. स्टूडेंट्स, एक पर्सपेक्टिव को लेके चलना बहुत ज़रूरी है आपके लिए. कोई एक अपना एनालिसिस, कोई चाहे वो साइको एनालिसिस रख लें, चाहे वो बिहेवियरिज्म रख लें. अभी हमारे रिमेनिंग 2 रहते हैं, हमारे पास रहते हैं अदर साइको एनालिसिस भी हैं, वो साइको एनालिसिस में ही आ जाएंगे. और कॉग्निटिव है और इम्पोर्टेंट ह्यूमनिस्टिक है हमारे पास. सो स्टूडेंट, एक पर्सपेक्टिव को आपने चूज कर लेना है और अपना फेवरेट बना लेना है. मोस्टली मेरे स्टूडेंट साइको एनालिसिस को पसंद करते हैं बट मैं पसंद करती हूँ ह्यूमनिस्टिक को. ह्यूमनिस्टिक मुझे क्यों पसंद है वो हम उस लेक्चर में डिस्कस करेंगे. सिगमंड फ्राइड जो सा था, इसके अगर हम पर्सनल लाइफ देखते हैं स्टूडेंट्स, ये 1856 में बोर्न हुआ था, 1939 में इसकी डेथ हुई थी. कहा जाता है या तो 6 मार्च में इसकी बोर्न हुई है या 6 मई में. एंड फ्रेडीबर्ग में ये इसकी बर्थ हुई थी. उसके अलावा इसको फादर ऑफ द साइकोलॉजी से भी जाना जाता है. फादर ऑफ द साइकोलॉजी इसलिए स्टूडेंट्स, आप इसकी थेरीज पढ़ेंगे आपको लगेगा कि वाकई इसे फादर ऑफ द साइकोलॉजी कहना चाहिए. इतनी इंटरेस्टिंग है कि आपको इस लेक्चर में बहुत ही मज़ा आने वाला है साइको एनालिसिस को ख़ास तौर पे अंडरस्टैंड करने के लिए. ये एक साइकोलॉजिस्ट भी थे, साइकेट्रिस्ट भी थे और ये काम करते थे लोगों के फिजिकल कंप्लेन पे. अभी हम देखते हैं फिजिकल कंप्लेन की जो सी हमारी डिजीज़ आती है उसको क्यों इन्होंने वो किया है, चूज़ किया है. वो पीपल जो ट्रबल करते थे, नर्वस प्रॉब्लम होती थी या किसी ऑब्जर्वेशन के थ्रू एंग्जाइटी के पेशेंट जो से थे ना, उनकी स्पेशली ये ट्रीटमेंट करते थे. पर्सनल लाइफ अगर आप स्टडी करना चाहते हैं आपकी बुक्स में मेंशन है स्टूडेंट्स. आई थिंक सो इतना इसका इंट्रो. नेक्स्ट आता है हमारे बेस किस पे करता है. अगर कोई पूछता है आपकी साइको एनालिसिस जो सा है हमारी साइकोलॉजी में, दैट इज द बेस ऑन द अनकॉन्शियस ऑफ द पर्सनैलिटी. पर्सनैलिटी के अनकॉन्शियस पे बेस करती है, चाहे वो साइको डायनामिक है या साइको एनालिसिस है आपके, साइको एनालिटिक भी कहते हैं इसको. तो ये बेस करती है अनकॉन्शियस ऑन द पर्सनैलिटी पे. अब देख लेते हैं इसके बेसिक 3 जो से हमारे पास आते हैं. कंपोनेंट कौन कौन से हैं
स्टूडेंट्स इसके बेसिक 3 कंपोनेंट कॉन्शियस, सब कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस है। मैं अपने लेक्चर में मोस्टली बताती रही हूँ कॉन्शियस क्या है, अनकॉन्शियस क्या है, सब कॉन्शियस क्या है, बट अब हम डिटेल में देखते हैं कॉन्शियस। कॉन्शियस वो लेवल होता है आपके माइंड का जो आपकी इस टाइम पे प्रेजेंट स्टेट पे मौजूद हो आपके माइंड में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द ऑब्जेक्ट इन हिज फील्ड ऑफ विजन, आप इसको मेंशन कर लें एग्जाम्पल को, द ऑब्जेक्ट्स, कोई भी ऑब्जेक्ट इन हिज फील्ड इस वक्त फील्ड में है और विजन आप देख रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप ट्रेन में बैठे हैं और आप ट्रेन में जाते हुए देख रहे हैं कि साइड पे आपके एक कार मूव हुई है, वो कार जो आप देख रहे हैं उस टाइम पे, दैट इज योर कॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड। एंड अनकॉन्शियस इज टोटली ऑपोजिट टू द कॉन्शियस। अनकॉन्शियस होती है नॉट प्रेजेंट स्टेट ऑफ माइंड। Freud believed that the majority of what we experience in our life are not available to us at the conscious level। वो कहता है हमारी लाइफ की वो एक्सपीरियंस जो हमारे कॉन्शियस लेवल पे ना हो, मतलब कि हमारी प्रेजेंट स्टेट ऑफ माइंड में ना हो, that is called the unconscious। For example, angry feeling toward his and her trauma, या ऐसा कोई ट्रॉमा जो इंसिडेंट हुआ है आपके और आप फॉरगेट कर गए हैं क्योंकि वो आपके चाइल्डहुड ट्रॉमा था, ठीक है। आपकी बचपन में कोई ऐसा ट्रॉमा गुजरा है या कोई ऐसी आपको चोट लग गई है और अब आप भूल चुके हो, दैट इज द अनकॉन्शियस, क्योंकि वो आपके बचपन की चाइल्डहुड की हिस्ट्री है और आपको याद नहीं है, आपके माइंड में प्रेजेंट नहीं है, दैट इज योर अनकॉन्शियस। सब कॉन्शियस क्या होती है? कॉन्शियस और अनकॉन्शियस के दरमियान के लेवल को कहते हैं सब कॉन्शियस, जिसमें आप थोड़ी सी एफर्ट यूज करते हैं और एफर्ट यूज करने से आपकी जो नॉलेज होता है वो आपके कॉन्शियस लेवल में चला जाता है। फॉर एग्जांपल टेलीफोन नंबर, द मेक ऑफ हर कार, आप गाड़ी चलाते हैं और आपने कुछ टाइम के लिए कार चलानी छोड़ दी है और कुछ टाइम के बाद जैसे ही आप कार को दोबारा ड्राइव करेंगे तो आपको जल्द आप उसमें ट्रेन हो जाएंगे क्योंकि आपने एक दफा उस चीज को सीख लिया है। ये होती है आपके सबकॉन्शियस। स्टूडेंट्स ये आपके सबकॉन्शियस की एग्जांपल आ जाती है। टेलीफोन नंबर या कोई ऐसा फ़ोन नंबर सम टाइम आपको याद होता है लेकिन आप कुछ टाइम के लिए भूल जाते हैं और थोड़ी सी एफर्ट यूज़ करते हैं कि मुझे याद आ जाएगा और आपको वो याद आ जाता है, दैट इज़ योर सबकॉन्शियस के थोड़ी सी एफर्ट से वो चीज़ आपके। स्ट्रक्चर ऑफ द पर्सनैलिटी अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन में ही आता है स्टूडेंट। स्ट्रक्चर ऑफ द पर्सनैलिटी फ्राइड के अकॉर्डिंग क्या थे? अगर फ्राइड ने हमें 3 स्ट्रक्चर दिए थे पर्सनैलिटी के, इड, ईगो एंड सुपर ईगो। स्टूडेंट इसको अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। इसकी डेफिनेशन मोस्टली स्टूडेंट्स ना रट्टा मार के याद कर लेते हैं। इड क्या होता है? इड जो है फ्राइड का स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी का फर्स्ट पार्ट है और इसमें फ्राइड ने इड के बारे में बताया। असल में क्या होता है? इड जो होता है प्लेयर प्रिंसिपल होता है। अगर इनके आप प्रिंसिपल देखें, इड होता है प्लेयर, मतलब कि आपने कोई भी चीज लेनी है अपनी खुशी हासिल करने के लिए लेनी है। अभी आपको एग्जांपल देके मेंशन करती हूँ कि कैसे खुशी के जरिए आप वो ईड को कंप्लीट करते हैं। अब आपने देखना है आप ईट में है, ईगो में है या सुपर ईगो में है। स्टूडेंट मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर आपने बताना है आपकी पर्सनैलिटी, स्ट्रक्चर ऑफ द पर्सनैलिटी में से कौन सा आप किस जगह लाई कर रहे हैं। आप ईड में है, ईगो में या सुपर ईगो? जरूर एक वर्ड लिख के मुझे मेंशन करें कि कमेंट में आपकी पर्सनैलिटी क्या है। चूज करें इनमें से आपकी पर्सनैलिटी और सच बोलिएगा कि आपकी पर्सनैलिटी क्या है। ईगो क्या होता है? आपने उसमें डिसीजन मेकिंग करनी होती है और इट के बिल्कुल ऑपोजिट होता है आपका मोरल प्रिंसिपल, सुपर ईगो। अब देखें फॉर एग्जांपल एक चाइल्ड है छोटा सा और उसको वो बाहर गया है शॉप पे उसे बॉल नजर आई है। अब उसके पास मनी नहीं है उस बॉल को परचेज करने के लिए। स्टूडेंट्स अगर वो मामा के पास आया, उसकी मामा ने उसे मनी नहीं दिए, वो फिर बाहर गया है शॉप पे और शॉप पे जाके उसने उस बॉल को चोरी कर लिया है। अगर उसने उस बॉल को चोरी कर ली है, दैट इज द इट प्लेयर प्रिंसिपल। उसने अपनी खुशी पूरी करने के लिए, अपनी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए, सिर्फ प्लेयर सीकिंग करने के लिए चाहे वो चोरी भी कर लेता है, मतलब कि वो उसे कुछ भी बुरा नहीं लगता। वो कहता है मेरा मकसद है मैं खुश हो जाऊं, मेरी प्लेयर सीकिंग हो जाए। ये होती है इट। देखिए अब मैं आपको इसकी एवरीडे लाइफ में एग्जांपल देती हूँ। हालांकि हमें पता है सब स्टूडेंट्स को चीटिंग करना बहुत बुरी बात है, हमें पेपर में चीटिंग नहीं करनी चाहिए, लेकिन मोस्टली स्टूडेंट्स क्या कर रहे होते हैं कि चीटिंग कर रहे होते हैं। दूसरे स्टूडेंट से पूछ रहे होते हैं क्यों कर रहे होते हैं? प्लेयर सीकिंग के लिए कि हमारे मार्क्स अच्छे आ जाएंगे। ये वो पर्सन होते हैं इट, ठीक है स्टूडेंट। इससे बिल्कुल ऑपोजिट आ जाए सुपर ईगो। सुपर ईगो में लोगों को पता होता है अपनी मोरल वैल्यूज को, उन्हें पता होता है चोरी करना बुराई है, इसको हमने चोरी नहीं करना। अब उसी बच्चे की तरफ आप वापस आ जाएं। अब उस बच्चे ने वो बॉल लेनी है, उसकी मदर ने नहीं दी है मनी, लेकिन वो बच्चा चोरी नहीं करेगा। या तो वो बच्चा उस पे
सब्र करेगा या वो अपनी मामा से पैसे लेके आएगा और उस चीज को परचेज करेगा। मनी से परचेज करेगा, प्लेयर सीकिंग नहीं करेगा, बिकॉज इट इज नाउ टू द मोरल वैल्यू ऑफ अवर सेल्फ। वो अपनी मोरल वैल्यू जानता होगा, वो उस चीज को चोरी नहीं करेगा। डैट इज द सुपर ईगो। अगर कोई पर्सन जो जानता है कि मुझे चीटिंग नहीं करनी चाहिए और वो चीटिंग नहीं करता, वो ना ही दूसरों को दिखाता है ना ही खुद देखता है, वो कहता है मैंने जितना मुझे नॉलेज आता है मैंने उतने ही में अपने मार्क्स गेन करने हैं, दैट पर्सन इज कॉल्ड द सुपर ईगो। ईगो कौन से होते हैं? इन दोनों के दरमियान में रास्ता आता है। मुझे लगता है ज्यादातर लोगों की ईगो पे आके पर्सनैलिटी रुक जाती है। ईगो को वो पर्सन होते हैं जो ईट को भी पूरा कर रहे होते हैं, सुपर ईगो को भी पूरा कर रहे होते हैं। दोनों की तरफ ना जाने की वजह से वो एक दरमियान का रास्ता चूज कर लेते हैं, हम डिसीजन करते हैं कि हमें कुछ और करना चाहिए। वो पर्सन ईगो होता है। हमारे यहाँ कहा जाता है अना है, दैट इज कॉल्ड द ईगो। स्टूडेंट्स, ईगो ये नहीं होती। ईगो होती है आपने अपने आप को डिफेंस करना होता है, आपने अपने आप को बचाने के लिए आप कुछ ना कुछ दूसरा रास्ता इख्तियार करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारी टीचर बहुत ही अच्छी एग्जाम्पल दिया करती थी। वो कहती थी एक हस्बैंड है, वो घर आ रहे हैं, घर आते हैं तो उसकी जो वाइफ है वो लड़ने लग जाती है कि मेरे साथ ये हुआ है ये हुआ है। उसकी जो मदर है वो भी लड़ने लग जाती है कि मेरे साथ ये हुआ है। तो वो वाइफ को भी खुश रखता है और अपनी मदर को भी खुश रखता है। दोनों को खुश रखने के लिए जो रास्ता इख्तियार करता है, मतलब दोनों को ही आराम से समझाता है, दैट इज द डिसीजन मेकिंग। मतलब कि एक दरमियान का रास्ता। ना तो वो प्लेयर सीकिंग करता है ना ही वो मोरल प्रिंसिपल पे जाता है, वो एक डिसीजन लेता है। दोनों को समझाने का वो होती है आपकी ईगो। ये पर्सनैलिटी होती है डिसीजन मेकिंग वाली। अब देखते हैं वो कैसे डिसीजन लेता है। स्टूडेंट्स, डिसीजन मेकिंग हमारे पास डिफेंस मैकेनिज्म आते हैं। कौन कौन से डिफेंस मैकेनिज्म के थ्रू वो डिसीजन लेता है? अब डिफेंस मैकेनिज्म देखें, एन एंजाइटी एंड द ईगो डिफेंस मैकेनिज्म। अब देखें, वो इट में भी नहीं गया, सुपर ईगो में भी नहीं गया, ईगो में है, इसीलिए इसका नाम ईगो डिफेंस मैकेनिज्म रखा गया। अब उसने अपने आप को कैसे डिफेंस करना है? अब मुख्तलिफ तरीके हैं। कोई पर्सन, अब आपने, अगर आप ईगो के पर्सन हैं तो आपने मुझे बताना है कि इन सब जो फ्राइड ने हमारे पास 7 to 8 ईगो डिफेंस मैकेनिज्म दिया, उनमें से आप कौन सा अप्लाई करते हैं, या आपकी लाइफ में कौन कौन से जो उनसे डिफेंस मैकेनिज्म ऐसे हैं जो आप अप्लाई कर चुके हैं। फर्स्ट वन आता है डिनाइल। डिनाइल होता है आपने झुटलाना होता है, आपने एक्सेप्ट नहीं करना होता वो इवेंट जो हो चुका है, ठीक है। मतलब डिनाइल इज द सिंपल रिफ्यूजिंग टू एक्सेप्ट दैट एन इवेंट हैज ओकन। इट इज द रिजेक्शन टू बिलीव इंफॉर्मेशन दैट प्रोवाइड द एंग्जाइटी। वो इंफॉर्मेशन जो आपको एंग्जाइटी देगी आप उसको रिजेक्ट करोगे, क्योंकि आप ऐसा तो है ही कुछ नहीं, आप उसे सिंपली जुटला दोगे। जैसे एक मैन है, उसे आके किसी ने बताया कि आपके सन को किसी ने किल कर दिया है, मतलब कि किसी ने मर्डर कर दिया है। वो फौरन कहेगा नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो बिलीव ही नहीं करेगा। दैट स्टेट इज द डिनाइल स्टेट। ओके, सेकेंड वन आता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, आपने अपने अनकॉन्शियस में जितने भी एक्शन होते हैं, कॉन्शियस में नहीं अनकॉन्शियस में, आपका माइंड अनकॉन्शियस में होता है और आपने अपनी उस स्टेज से दूसरी चीज पे शिफ्टिंग कर देनी होती है। मतलब आपने अपना गुस्सा किसी और के ऊपर निकाल देना होता है, इसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट कर देना। अपनी गलती किसी और के ऊपर जाके निकाल देनी। ये नहीं कि किसी और के ऊपर इल्जाम लगाना है, सिंपली उसको कुछ ना कुछ ऐसा हिट करना है कि आपका गुस्सा उतर जाए, चाहे अब वो लिविंग थिंग हो चाहे वो अनलिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग हो। अब एक पर्सन है वो बहुत ही एंग्री है क्योंकि उसके बॉस ने उसे बहुत मारा है या डांटा है। बड़े लेवल पे तो डांटना ही बहुत होता है, तो बॉस ने उसको बहुत डांटा है। वो जब घर आता है वो फौरन से आके अपने डॉग को किक करता है। किक करने से उसका जो सा एंग्री है वो रिलीज हो जाता है। दैट इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट। अब स्टूडेंट मुझे जरूर कमेंट करें, आप डिनाइल स्टेज में से कभी पास आउट हुए हैं या डिस्प्लेसमेंट में आपने कौन सा ईगो डिफेंस मैकेनिज्म यूज किया, या आप इड हैं या आप ईगो हैं, सुपर ईगो है। थर्ड वन आ जाता है प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन क्या होता है, आपने अपनी थॉट एंड फीलिंग्स को दूसरों के ऊपर डाल देनी होती है। आप जैसा सोचते हैं आपको लगता है कि जैसा मैं सोचता हूँ वही सारा कुछ हमारे इर्द गिर्द ऐसे होता है। स्टूडेंट्स, जो कुछ आपके साथ गुजर चुका होता है आपको लगता है सब लोग ऐसे ही हैं। अ वुमेन हु डिसलाइक हर बॉस थिंक, एक औरत है वो अपने बॉस, उसे अपना बॉस बिल्कुल भी पसंद नहीं है। शी लाइक हर बॉस बट फील दैट बॉस डज नॉट लाइक हर। वो कह रही है कि ना उसे पसंद है अपना बॉस, बट उसका फीलिंग है
कि उसका बॉस उसे पसंद नहीं करता, ठीक है। उसकी फीलिंग्स, अपनी थॉट वो दूसरों लोगों के ऊपर एट्रीब्यूट कर रही है। रैशनलाइजेशन क्या होता है, आपने कोई गलत बात को या जस्टिफिकेशन देनी होती है अपने अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर, वो बिहेवियर जो आपके बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं होता, उसको आपने बिल्कुल अपोजिट करके अपनी खुशी के लिए आप उसको गलत नाम दे देते हैं। देखें, जिस तरह आपका जो है एडल्टहुड में आपको स्टडी की बहुत ज़रूरत होती है, आप उसकी जगह टीवी देखते हैं, आप कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा टीवी देख लेते हैं तो स्टडी बाद में कर लूँगी। ये होता है रैशनलाइजेशन के मतलब कि आप अपने अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर को जस्टिफाई करने के लिए, प्लेयर सीकिंग करने के लिए आप उसको गलत कर देते हैं, उसका गलत दे देते हैं। रिएक्शन फॉर्मेशन क्या होता है, वो फीलिंग्स जो आप चाहते हैं आप बिल्कुल उससे ऑपोजिट बिहेव करते हैं। देखिए कैसे, समटाइम हम कोई चीज़ ऐसी चाह रहे होते हैं, हम कहते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर एक स्टूडेंट्स है, वो चाहता है कि मैंने यूनिवर्सिटी में जाना है, अब एडमिशन लेना है, वो अपने घर वालों को कहा मैंने यूनिवर्सिटी नहीं जाना, मुझे एडमिशन नहीं लेना यूनिवर्सिटी से, मतलब कि जाना है, उसका अंदर से दिल है, लेकिन उसकी फीलिंग्स अंदर से वही है, वो अपोजिट फीलिंग शो कर रहा है। डैट इज कॉल्ड द रिएक्शन फॉर्मेशन। जैसे कि एक पेरेंट अनकॉन्शियसली रीसेंट चाइल्ड स्पॉइल द चाइल्ड। अब देखिए, एक बच्चा अपने अटेंशन फोकस करने के लिए वो दोबारा से चाइल्डहुड की उसमें चला जाता है, अपने गिफ्ट को लेने के लिए वो दोबारा बच्चों वाली हरकतें शुरू कर देता है। ये होती है आपकी रिएक्शन फॉर्मेशन। स्टूडेंट्स, आप इसकी एग्जांपल्स और भी इनकोड कर सकते हैं। अगर आपके माइंड में कोई और इजी लगती है या आप बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो इसकी एग्जांपल आप चेंज कर सकते हैं जो आपको इजी लगे। रिग्रेशन क्या होता है, रिग्रेशन होता है आप जिस लेवल पे हैं उससे आपने बहुत ही नीचे वाले लेवल पे आके एज चाइल्ड आपने एक्टिंग करनी होती है। अब वो देखिए, अब एक बच्चा है, उसकी मामा उसकी केयर नहीं कर रही, वो क्या हो जाएगा, छोटे बच्चों की तरह क्राइंग करना शुरू कर देगा। दैट इज द रिग्रेशन। बिल्कुल वो अपनी एज से बहुत ही नीचे रिटर्न चला जाएगा और मोर यंग लेवल के फंक्शन शो करने लग जाएगा। रिप्रेशन क्या होता है स्टूडेंट्स, अगर कोई आपसे पूछे कि ईगो डिफेंस मैकेनिज्म का इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा है, डेट इज कॉल्ड द रिप्रेशन। रिप्रेशन इतना इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन में अगर आपसे कोई डिफेंस मैकेनिज्म में से देता है तो आपको रिप्रेशन ही देता है, बिकॉज इट इज द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द ईगो डिफेंस मैकेनिज्म। फ्राइड के डिफेंस मैकेनिज्म जो है 7 to 8 आई थिंक सो 7 है, और उसमें जो रिप्रेशन है वो मेजर इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका डिफेंस मैकेनिज्म का। इसमें क्या होते हैं, वो थॉट जो आपको बिल्कुल भी पसंद ना हो, या वो मेमोरीज या वो फीलिंग जो आपको बिल्कुल भी पसंद ना हो, आप उसे शट अप कर देते हो या उसे अपने अनकॉन्शियस में बरीड कर देते हो, दबा देते हो, दफन कर देते हो। वो होता है रिप्रेशन। रिप्रेस का मतलब होता है रिप्रेशन का रिप्रेस कर देना। अब रिप्रेस किसको करना है, वो फीलिंग्स, वो मेमोरीज, वो थॉट जो आपको पसंद नहीं है, उन चीज़ों को दबा देना अपने अनकॉन्शियस में। अनकॉन्शियस जो आपकी प्रेजेंट स्टेट ऑफ माइंड ना हो, क्यों, आपने उन चीज़ों को याद नहीं करना। आप फॉर एग्जांपल आपकी चाइल्डहुड में कोई ऐसा ट्रॉमा गुजरा है जो आप बिल्कुल याद नहीं करना चाहते, आप उसको जानबूझ के रिप्रेस करते हो, आप उसे, उन थॉट को, उन मेमोरीज को, उन फीलिंग्स को बरीड कर देते हो अपने अनकॉन्शियस में। एग्जाम्पल ले लें, अ मैन हैज अ फोबिया। एक पर्सन को फोबिया होता है बेजा डर, खौफ। तो स्पाइडर से उसे फोबिया है, वो नहीं याद करना चाहता क्योंकि उसने जब पहली दफा उसे देखा था तो उसे उससे खौफ आने लग गया था। अब वो स्पाइडर का नाम भी नहीं लेता और स्पाइडर को देखता भी नहीं है और उसको मेमोरीज को बरीड कर चुका है। अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। फ्राइड ने हमारे पास डिफरेंट 5 स्टेज ऑफ डेवलपमेंट दी कि चाइल्ड्स की डेवलपमेंट कैसे होती हैं। उसमें फर्स्टली आता है फिक्सेशन। फिक्शन में क्या होता है, फ्राइड ने कहा वो कंडीशन जिसमें इट ईगो एंड सुपर ईगो तीनों चीज़ों में मैच्योर नहीं होती, लेकिन जो है पर्सन हर स्टेज में डेवलपमेंट में इंट्रैप्ट कर रहा होता है। फर्स्ट स्टेज उसने बताया ओरल स्टेज। स्टूडेंट्स ये अक्सर आ जाते हैं, कोई फेलिक स्टेज दे देता है, फेलिक स्टेज इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है। ओरल स्टेज वो स्टेज होती है आपकी ज़िंदगी का पहला ईयर, मतलब 1 ईयर के, 1 ईयर 0 से 1 एज के जो चाइल्ड होते हैं, बेबीज होते हैं, वो ओरल स्टेज में होते हैं। इसमें मेन सोर्स उनका माउथ होता है, मतलब कि उनका कुछ नहीं पता होता, बस वो माउथ के थ्रू फीड कर रहे होते हैं, बॉटल के थ्रू फीड कर रहे होते हैं, डिफरेंट मतलब की टास्क यूज करते हैं, वो सिर्फ अपने दूध पे रह रहे होते हैं। डेट इज द ओरल स्टेज। ये फर्स्ट ईयर
एज होती है। सेकंड एज उसने बताई कि एनल स्टेज होती है। ये सेकंड एज में 2 से 3 साल के बच्चे होते हैं। इसमें जो सा होता है वो बाउल मूवमेंट मतलब कि वो ट्रैवलिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। उनका रिएक्शन फेस देख के वो रिएक्शन देते हैं, वो गुड हैप्पी एंड सैडनेस के रिएक्शन देते हैं। और इस एज में जो की टास्क है आप क्या सिखाते हैं, वो टॉयलेट ट्रेनिंग होती है। सो स्टूडेंट्स, पर्सन की पर्सनैलिटी इज टोटली डिपेंड अपॉन द टॉयलेट ट्रेनिंग। अगर बच्चे की टॉयलेट ट्रेनिंग नहीं गुड, तो बच्चे जो बड़े होके वही पर्सन बहुत ही बैड पर्सन होगा, मतलब कि बिल्कुल भी साफ सुथरा नहीं होगा। अगर बच्चे की टॉयलेट ट्रेनिंग गुड होगी, मदर ने जो के करनी होती है, तो बच्चा बहुत ही अच्छा होगा, उसकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी होगी। सो मस्ट बी फोकस ऑन द एनल स्टेज एंड 2 or 3 एज ऑफ द स्टेजेस ऑफ द डेवलपमेंट। थर्ड वन आती है फेलिक स्टेज। फेलिक स्टेज हमारी अराउंड एज ऑफ द 4, जिसमें 4 to 5 ईयर के बॉयज या गर्ल्स या चिल्ड्रंस होते हैं। इसमें क्या होता है, आपके पास एरोटिक एनर्जी होती है, आपके पास सेल्फ स्टिमुलेशन, मतलब आप खुद को दूसरे लोगों को कॉपी कर रहे होते हैं, अपने ऑपोजिट जो उनसे लोग हैं उनकी तरफ आपकी अट्रैक्शन होती है। यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो सी है टर्म फ्राइड ने यूज़ की थी, वो हम आगे जाके लर्न करते हैं। ऑडिपल क्राइसिस जो है, इसमें स्टूडेंट्स बच्चे जो होते हैं वो अपने बड़ों को कॉपी कर रहे होते हैं। इस एज में उनकी जो सी है फोकस अपने बड़ों में। समटाइम आपने देखा होगा 4 से 5 साल के जो बच्चे होते हैं वो अक्सर कहते हैं कि मैं अपने बाबा जैसा हूँ, या मैं जो गर्ल्स हैं वो कहती हैं मैं अपनी मामा जैसा हूँ, मतलब कि वो अपने बड़ों को कॉपी। फोर्थ वन हमारे पास स्टेज आती है लिटरेंसी स्टेज। इसमें आपकी जो सी है अराउंड टू 6 से स्टार्ट होती है और पुबर्टी तक आपकी ये एज रहती है। इसमें लॉजी सप्रेस होते हैं एंड बिकम द लेटेंट बनने, मतलब कि अपने सोशल कॉन्ट्रैक्ट ये बहुत ज़्यादा बनाते हैं, फ्रेंडशिप करते हैं, लोगों से मिलते हैं और इनको फ्रेंडशिप करने में बहुत मज़ा आता है। इस एज के जो पर्सन होते हैं 6 to 12 में वो अपनी सोसाइटी से बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट हैं। लास्ट वन आती है जेनेट्रियल स्टेज। इसमें जो सी है ये आफ्टर द पुबर्टी के बाद स्टार्ट होती है। इसमें जो सा आपके प्लेयर होती है वो एक एनर्जी रिटर्न्स ले रहे होते हैं आप उसमें जेनेट्रियल व्यू से, और ये पुबर्टी से ऑनवर्ड होती है। इसमें आप रिलेशनशिप बनाते हैं अपनी सोसाइटी में और वर्क स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट आता है टर्म्स हैं इंपॉर्टेंट साइको एनालिसिस से रिलेटेड, अगर आपके शॉर्ट क्वेश्चन में आती हैं तो फ्री एसोसिएशन आती है। फ्री एसोसिएशन ये एक टेक्निक है स्टूडेंट्स। साइकोलॉजी में जब आप साइकोलॉजिस्ट बन जाते हैं, आपने किसी एक पर्सपेक्टिव के थ्रू अपने क्लाइंट्स को ट्रीटमेंट करनी होती है, और ट्रीटमेंट में आपने थेरेपीज यूज़ करनी होती हैं। तो ये जो आपके साइको एनालिसिस में जो थेरेपीज हैं उसमें फ्री एसोसिएशन, ड्रीम, सेल्फ एनालिसिस, ये तीनों चीज़ें आपकी जो है वो थेरेपी का हिस्सा है। सो स्टूडेंट, इसमें अभी आप इतना इंटरेस्ट नहीं लें, आपको सिंपली बता देती हूँ ये कैसी थेरेपी है। इसमें फ्री एसोसिएशन में क्या होता है, आपने अपने क्लाइंट मतलब पेशेंट, आपने अपने पेशेंट नहीं साइकोलॉजी में कहते, क्लाइंट कहते हैं। अगर आप साइकोलॉजी में अगर आप अपने क्लाइंट को पागल कहेंगे या मरीज कहेंगे तो वो बेचारा और मरीज बन जाएगा, इसलिए आपने उसे क्लाइंट कहना है। क्लाइंट इज अ ब्यूटीफुल वर्ड फॉर द हर पेशेंट। सो स्टूडेंट, फ्री एसोसिएशन में आप क्या कहते हैं, अपने क्लाइंट को कहते हैं आपके माइंड में जो कुछ आ रहा है आप बोलते जाएं। उसके बोलने से, उसकी बातों से आपने डिटेक्ट करना होता है कि इसको प्रॉब्लम क्या है, उसको फ्री कर देना होता है। पहले उसे मस्कुलर रिलैक्सेशन करवा के उससे बातें को खुद ब खुद उगलवानी होती हैं कि आप जो कुछ बोलना चाहते हैं, जो आपके माइंड में आ रहा है आप बोलते जाएं। डैट इज कॉल्ड द फ्री एसोसिएशन थेरेपी। ड्रीम में क्या होता है, आप ड्रीम एनालिसिस करवाते हैं। इसमें मेन 2 पार्ट आ जाते हैं स्टूडेंट्स। आप उसके ड्रीम से उसकी डिटेक्शन करते हैं, उसकी हिस्ट्री लेते हैं। सेल्फ एनालिसिस में आप उसको एनालाइज करवाते हैं। जैसे मैं हर स्टूडेंट्स को कहती हूँ, हर पर्सन के लिए ज़रूरी है, ज़रूरी नहीं कि एक एबनॉर्मल पर्सन ही सेल्फ एनालिसिस कर सकता है। हर पर्सन अपना सेल्फ एनालिसिस करे, अपने आप को जाने वो कैसा है, क्या है, सब चीज़ें। डैट इज़ लाइक दैट। स्टडीज ऑन द हाइस्टेरिया। हाइस्टेरिया इज़ द डिजीज़ ऑफ द साइकोलॉजी। ये एक बॉडी कंप्लेन आपका डिजीज़ आती है। इस पे फ्राइड ने काम किया था। दोज पीपल हु आर कंप्लेन टू हर बॉडी, डैट इज कॉल्ड द हाइस्टेरिया। ओडिपस कॉम्प्लेक्स, ये एक फेलिक स्टेज में आपकी कॉम्प्लेक्स आता है।
कॉम्प्लेक्स नहीं, आई थिंक सो ये स्टेज में एक आपके पास ऐसा पीरियड आता है जो आपके अपोजिट जेंडर होता है उस पर अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाती है। आई थिंक सो सबके ऊपर ही ये जो सा स्टेज है ये ज़रूर आ जाती है। समटाइम ऐसे होता है कि जो गर्ल्स होती हैं उनकी अटैचमेंट अपने फादर्स के साथ ज़्यादा हो जाती है फेलिक स्टेज में, और जो बॉयज़ होते हैं उनकी अटैचमेंट अपनी मदर के साथ होती है। समटाइम ये जो स्टेज है ये फिनिश होती ही नहीं और ये बहुत लंबे अरसे तक रहती है। मोस्टली जो गर्ल्स होती हैं वो अपने फादर्स के साथ ज़्यादा अटैच होती हैं एज़ कम्पेयर टू मदर, बिकॉज आई थिंक सो आई ऑलवेज अवेलेबल इन होम एट मदर, सो दैट इज़ अटैच टू हर फादर एंड लाइक हर फादर। और जो बॉयज़ होते हैं उनको ज़रा अटैचमेंट मदर के साथ होती है बिकॉज ही too much love for her sons and our protection. So this reasons is the Oedipus complex. ये stage I think so बहुत से लोगों में फिनिश नहीं होती और फेलिक स्टेज से लोग निकलते नहीं हैं, और यही कॉम्प्लेक्स रहता है वो अपने ऑपोजिट जेंडर की तरफ ज़्यादा खुश रहते हैं, उनसे ज़्यादा पसंद उन्हें करते हैं लाइक एंड मदर एंड फादर। आपको एग्जाम्पल दिया स्टूडेंट्स, ये इंपॉर्टेंट टर्म्स इसलिए आपको करवा दी हैं कि ये शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑडिपस कॉम्प्लेक्स आ जाएगा, आप लोग कहोगे क्या पढ़ाया मैडम ने, ये नहीं बताया मुझे और ये आउट ऑफ कोर्स है या फ्री एसोसिएशन आ जाता है। इसके आपके पास ग्लॉसरी में डेफिनेशन है, अगर आपने परफेक्टली डेफिनेशन अगर आप इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं देन यू कैन बी राइट दैम इन शॉर्ट क्वेश्चन एंड पॉइंट ऑफ व्यू कि ये फ्राइड की साइकोथेरेपीज हैं और ये इसमें फ्राइड ने हमें ये बताया है, बेसिक कॉन्सेप्ट स्टूडेंट्स आपको बता दिया है। आई थिंक सो आपको साइकोएनालिसिस को अंडरस्टैंड करके बहुत मज़ा आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो स्टूडेंट लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा और कमेंट में मुझे ज़रूर अपनी पर्सनैलिटी बताएं, आपकी कौन से स्ट्रक्चर पर्सनैलिटी है तो मुझे ज़रूर कमेंट करें। सो अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स, ऑलमोस्ट 3 to 4 लेक्चर रिमेनिंग फॉर द हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी एंड अल्टरनेटिव साइकोएनालिसिस, ह्यूमनिस्टिक एंड कोग्निटिव साइकोलॉजी पर्सपेक्टिव। ये 3 जो है हमारे लेक्चर रह गए हैं रिमेनिंग। सो स्टूडेंट्स आप अपनी फीलिंग्स का इजहार मुझे ज़रूर कमेंट में करें कि आप कैसा फील कर रहे हैं हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड करके, और मैंने आपको कैसी लर्निंग करवाई है, आपको कितनी अंडरस्टैंडिंग हुई है या आपको कितनी इसमें जो है हेल्प हुई है हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड करने में। सो अल्लाह हाफिज़।